अस्सलामुअलैकुम बच्चों, नवून जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 2, पोस की रात। इसके मुसन्निफ है मुंशी प्रेमचंद। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं, सबक नंबर 2, पौस की रात, जिसके मुसन्निफ है मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने इस सबक को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। तो आइए अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पहली बात पर नज़र डालेंगे। पहली बात, शायर मशरिक़ी अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोज़ी, इस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। अभी यहाँ पे अल्लामा इकबाल जो हमारे मशहूर शायर, उनका उनका उनकी शेर है कि जिस खेत से अगर हमें रोज़ी ना मैसर हो, मतलब हमें अनाज हासिल ना हो, हमारी फसल अच्छी तरह से ना ना बढ़े, हमारी फसल में बिल्कुल अच्छी तरह से इजाफा ना हो, तो ऐसे गंदम को हमें जला देना चाहिए। हाँ, हमारे मुल्क में तकरीबन 7 लाख देहात है। इन देहातों में ज़्यादातर किसान रहते हैं, मगर ये बेनहायत अफसोसनाक बात है कि सबके लिए अनाज उगाने वाला किसान अक्सर खुद मुफलिसी और कम परस्ती की ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ पे जैसे हम हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पे 7 लाख देहात है। यहाँ पे ज़्यादातर किसान बड़े मेहनत तो मुशक्क़त से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो किस तरह से मतलब अनाज उगाते हैं, फसलों पर ध्यान देते हैं, मतलब जितनी भी रहती अनाज रहती है, जितने भी गंदम को उन्हें उगाना रहता है, मतलब लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो रहता है, जैसे उनका जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका जो रहता है, काफ़ी खुद मुफलसी रहता है, जैसे बहुत ही गरीबी में ज़िंदगी गुजारा करते हैं। इसलिए अल्लामा इक़बाल अपने इस शेर में कहते हैं, जिस खेत से किसान को रोज़ी ना मिले, इस खेत को आग लगा देना चाहिए। कि अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है कि मतलब उन्होंने यही कहा है कि अगर ऐसा खेत किसान से जहाँ पे उसको फ़ायदा ना मिले, रोज़ी ना मिले, उसकी फसल में बिल्कुल इजाफा ना हो, जहाँ पे अच्छी तरह से गंदम अनाज बिल्कुल ना उगे, तो ऐसे खेत को क्या किया जाए? ऐसे खेत को तो हमें आग लगा देना चाहिए। कहानी पौस की रात भी एक किसान की मुफलसी मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। साथ ही इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। मतलब ये पौस की रात एक ज़िंदगी की इबरतनाक हमारे लिए एक पैगाम देती कि मतलब किसान किस तरह मजबूरी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, कितनी मेहनत मुशक्क़त से अपना गुजारा करता है। ये कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई थी, मगर आज़ादी के 70 साल बाद आज भी किसानों की हालत राज में है, कोई फ़र्क नहीं आया। इस ज़माने में वो महाजनों से कर्ज़ लेते थे, उनकी सारी उम्र कर्ज़ चुकाने का गुजर जाती थी। आज वो बैंकों से कर्ज़ लेते, उसको कर्ज़ को अदा करते करते बूढ़े हो जाते। आपने अखबारों में तो पढ़ा होगा, बाज़ औकात वो कर्ज़ ना अदा करने के खौफ से अपनी जान तक दे देते। अभी यहाँ पे मतलब एक कहानी किसान से मतलब लिखी है, किसान से ताल्लुक़ से रखती है। किसान मतलब अपनी खेती बाड़ी के लिए, अनाज अपनी फसलों को उगाने के लिए कितनी मेहनत मुशक्क़त करता है, कितने बीज बोता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसकी फसल अच्छी तरह से नहीं चलती, तो उसे उसे कर्ज़ लेना पड़ता है, महाजनों से कर्ज़ लेना पड़ता है। अगर वो कर्ज़ ना अदा कर सके तो उसके कारण कितने किसान जो है कितने टेंशन में आ जाते, जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। आजकल तो हमारे किसान, अगर उनके पास पैसे ना हो फसल बोने के लिए, फसल उगाने के लिए, तो बैंकों से कर्ज़ लेते हैं। इस कर्ज़ को अदा करते करते वो बूढ़े हो जाते हैं। आजकल तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अगर वो किसान इतने बूढ़े हो जाते हैं, अगर कर्ज़ ना अदा करे तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी जान तक भी दे देने को तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, प्रेमचंद को मुतकदा तौर पर उर्दू हिंदी का पहला अफसाना निगार तस्लीम किया था। वो बनारस के एक गांव लंबी पांडेपुर में 31 जुलाई 1880 को पैदा हुए थे। प्रेमचंद वो गांव के लंबी पांडेपुर में 31 जुलाई 1880 को पैदा हुआ। उनका असल नाम धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया, फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे। जैसे प्रेमचंद उनका कलमी नाम है, इस नाम से मशहूर हो गए। इब्तदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। 7वीं तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए। शुरू में तजरीह के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने बचपन ही से लिखने का शौक़ था। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सूज़े वतन के नाम से शाया हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा अफसाने और 52 नावल लिखे, जिनमें से गौदान, गबन, मैदान अमल, बाज़ार हसन अहमद। उनके अफसानों का एक लफ्ज़ इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नज़र आता है। वो 18 अक्टूबर 1936 को दारे पानी से कूच कर गए। अभी मुसन्निफ़ पे जिस तरह उन्होंने उनकी पैदाइश हुई, जिस तरह मतलब उनका कलमी नाम प्रेमचंद था, फिर जिस तरह वो मशहूर है, जिस तरह की वो किताबें और उनकी किताबें शाया होने लगी, जिस तरह वो अफसाने लिखने लगे, और फिर बाद में उन्होंने सरकारी मुलाजमत भी की, उनके नावल छपने लगे।
अभी उनका अफ़साना उर्दू के बयानिया मज़ाक़ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफ़साने को मिली। अफ़साने के ज़रिए फ़र्द की ज़िंदगी के किसी एक पहलू को, किसी एक की नफसियाती जज्बाती कैफियत या किसी एक तजुर्बे को बयान किया जाए। अफ़साने की कोई कतई तारीफ मुमकिन नहीं, उसकी मतलब तारीफ़ की गई है। अफ़साना किसी एक वाक़े का बयान होता है जिसमें इब्तिदा वस्त व अंजाम हो। अफ़साने में वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू, मंज़र और माहौल की पेशकश न बहुत नब्तली ताज़े से भरपूर हुई है। अफ़साने के फ़न में प्लाट, किरदार, ज़मान मकान, मरकज़ी ख़याल, उसलूब की खासियत अहमद होती है। मतलब जो अफ़साना होता है तो उसमें क्या क्या वाक़े होते हैं, कौन सा मंज़र पेश आया, क्या है क्या ज़मान मकान है, क्या प्लॉट हो, वो सब सारी तफसील में बयान की होती है। अलको ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। अभी यहाँ पे हल्को मतलब मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे करके बोली, 3 ही रुपए तो हैं, इसे दे दो तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पोस की रात खेत में कैसे कटेगी, इससे कह दो कि फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। अभी आपने देखो जेल मतलब मुसन्निफ ने मतलब किसान की ज़िंदगी के बारे में लिखा है कि मतलब जो किसान कितना मेहनत मुशक्क़त से अपनी अनाज उगाता है, फसलों में मेहनत करता है। अभी यहाँ पे किसान का मतलब जो किसान अगर उनके पास फसल उगाने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो तो उन्हें खेती बाड़ी का सामान खरीदने के लिए उन्हें महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मतलब उनसे पैसे मांगने के लिए आया तो क्या कह रहा है किसान, जो भी पैसे रुपए है दे दो उसे। तो यहाँ पे जो उसकी बीवी क्या कह रही है, अभी तो 3 रुपए है, अगर इसे दे देंगे तो हमें कंबल कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि जैसे जब ठंडी का मौसम आता है तो उस वक्त मतलब खेतों में मतलब कि जाने के लिए हमें कंबल की तो ज़रूरत होती नहीं, तो हमें सर्दी लग जाएगी। हल्की थोड़ी देर तक चुप खड़ा हो रहा, हल्को थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा, अपने दिल में सोचता रहा, पोस सर पे आ गया, मगर बगैर कंबल के रात को किस तरह खेत में नहीं सो सकता, मगर शहना मानेगा नहीं। अभी यहाँ पे हल्को मतलब थोड़ी देर चुप, हाँ ये बात तो सही कह रही हो, अगर हमारे पास कंबल नहीं रहा तो हम कैसे गुजारा करेंगे, लेकिन शहना जो है वो तो मानेगा नहीं। वो घड़ी घिड़की वो घड़कियाँ देगा, गालियाँ बकेगा, मतलब वो कैसा, जैसे हम किसी का कर्ज अदा, जैसे आप अल्लाह ना करे हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आए, जैसे आपके अम्मी अब्बू के ऊपर कभी मुसीबत आ जाती है, देखो हर किसी के साथ, देखो ऐसा नहीं कि कोई इंसान है जिसके ऊपर मुसीबत नहीं आती है, देखो तो हमें मजबूरी, हम मजबूरी के खातिर हमें कर्ज लेते हैं, और जब हम कर्ज अगर वक्त पे ना अदा दे पाए तो जो जिससे भी लिए रहते हैं महाजन हमें हमें गालियाँ बकता है, हमें चिल्लाता है, हमें बेइज्जत करता। बला से जाड़े में मरेंगे या बला तो सर से टल जाएगी, ये सोचता हुआ वो बीवी के पास गया, खुश आमदाना लहजे में बोला, ला दे गर्दन तो किस तरह से बचे, कंबल के लिए कोई तस्वीर सोचूंगा। अभी यहाँ पे वो कहने लगा, अरे ये तो बहुत ही चिल्लाएगा, शहना तो बहुत चिल्लाएगा, ला जो भी पैसा, वो अपनी बीवी से जो भी पैसा दे दे, मैं कंबल का कहीं ना कहीं से मैं बंदोबस्त कर दूंगा, नहीं तो ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा। मुन्नी आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके, दूसरी तस्वीर ज़रा सुनो तो, कौन सी तस्वीर करोगे, कौन कंबल खैरात में देगा। अब यहाँ पे उसकी बीवी कह रही है कि तुम कौन सी तदबीर सूझोगे, तुम्हें कौन सा कंबल कोई खैरात में देने वाला, ना जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर के काम करो, पैदावार हो तो इसे बाकी अदा करो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी। अभी यहाँ पे उसकी बीवी से अपने शौहर को चिल्ला रही कि तुम क्या करो, क्या तदबीर कर रहे हो, कि हमें खेती बाड़ी का काम छोड़ देना चाहिए, इतना मर मर के हम पैसों का बंदोबस्त करते फिर खेती बाड़ी का काम करते, अगर अनाज पैदा ना हो तो इसे अब ना पैदा हो तो उसमें भी हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो वो ज़िद करने लगती, मैं पैसे नहीं दूंगी। हल्को रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं। हल्को अभी यहाँ पे वगैरह रहा कि क्या करूँ, अगर मैं पैसे ना अदा दूंगा तो मुझे गालियाँ सुनने लगी। मनी ने कहा, गालियाँ क्यों देगा, उसका क्या उसका राज है। मगर ये कहने के साथ उसकी तनी हुई भनवें ढीली पड़ गई, उसने ताक पर से पैसे उठाए, लाकर हल्कों के हाथ पर रख दिए, फिर बोली, तब अब तुम अब खेती छोड़ दो, मजदूरी में सिक से एक रोटी तो चैन से खाने को मिलेगी, किसी की धूस तो ना रहेंगी। अभी यहाँ पे उसकी बीवी से कह रही है, तुम क्यों कर्ज लेके फसल उगाते हो, क्यों अनाज बोते हो, अभी हमें ये खेती बाड़ी छोड़ देना चाहिए, कम से कम ये हमें बोलते हैं ना, कम से कम हमें ये खिचकिच ये हमें लोगों की डांट फटकार तो नहीं सुननी पड़ेगी, कम से कम हम सुकून की रोटी तो कहीं और न मजदूरी कर लो, कहीं ना कहीं और रोटी तो हमें सुकून से रोटी तो खाने मिलेंगी।
हल्को ने रुपए लिए, इस तरह बाहर चला कि मालूम होता कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। इसने एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकलने जा रहे। अभी यहाँ पे जो इसकी बीवी है, इतनी मुसीबत से उसने 3 पैसे काटे थे। पुराने ज़माने में 10 पैसा, 5 पैसा, 1 रुपए की बहुत वैल्यू थी, लेकिन आज के ज़माने में तो लाखों की भी कोई वैल्यू नहीं, ना करोड़, ना 10,000 हो गया, 100 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन उस ज़माने में, जैसे बहुत साल पहले, 100-200 साल में पहले 5 पैसे, 1 पैसे और 1 रुपए की बहुत वैल्यू, बहुत कीमत, बहुत कीमत हुआ अहमियत हुआ करती थी। पोस की अंधेरी रात, आसमान पे तारे में ठटरे हुए मालूम होते थे। और हल्को अपने खेत के किनारे ऊख की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के कटोरे पर पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े हुए कांपता रहा। कटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता चपरा बेड में मुंह डाले सर्दी से कोकू कर रहा है। दोनों में एक भी नींद ना आती। अभी यहाँ पे वो मतलब किसान काफ़ी परेशान हो गए। जब पोस की अंधेरी रात आएगी तो किस कदर हम अपने खेत में जाएंगे, किस तरह हम गुजारा करेंगे। हल्को ने घंटों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा झाड़ जाड़ा लगता है, कहाँ था तू? घर में घर में प्याल पर लेट रहा है, यानी ये क्या लेने अब आया है? अब खा सर्दी, मैं क्या करूं? जानते थे कि हलवा पूरी खाने जा रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले गए हैं। अब रो अपनी नानी के नाम को। अभी यहाँ पे उसकी बीवी यही कह रही कि अगर ये पैसे हम दे देंगे तो यहाँ पे जो पैसे देने जा रहा है कि चलो, मैं ऐसा लगता है कि मैं पैसे अदा करूँ कि अपना कलेजा काट के दे रहा हूँ। मतलब पैसा अगर हम दे देंगे तो हम कैसे गुजारा करेंगे, हम कैसे कंबल खरीदेंगे इस सर्द मौसम से, जाड़े से बचने के लिए। जबराने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो समझ गया था कि उसकी कूकू की आवाज़ से उसके मालिक को नींद आ रही। हल्को ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सुलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे ठंडे हो जाओगे। ये पिछुआ ना जा जाने जाना, बर्फ़ लिए आ रही है। उठो फिर एक चीलम भरो, किस तरह रात तो कटे। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब खेत में वो आते हैं, मतलब क्या देखते हैं कि किस तरह वो खेत में आ रहा है। अगर जैसे हम बिना कंबल के जाते तो हमारा जिस्म किस तरह ठंडा हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें भी ठंडी लग जाएगी। तो ऐसा लगता है कि चलो, अगर ठंडी लग रही तो चलो एक चिलम पी लो। हल्को हल्का उठा, गड़े इससे ज़रा सी आग निकल कर चिलम भरी। तो फिर भी उठ बैठा। हल्को ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिल्लम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ ज़रा मन बहला जाना। जबरा ने अगले पंजे में उनके घटनों पर रख दिए, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले लिया। हल्को को इसकी सांस गर्म लगी। चलम पी कर हल्की पे लेटना, ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊं। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इसकी करवट लेता, कभी इसकी साड़ा किस भूत की मानद उसकी छाती को दबाए हुए था। अभी यहाँ पे जैसा सर्दी का मौसम आता है, हम गर्मा गर्म चने, हलवे, पकोड़े, हम गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पीते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि चलो, अगर यहाँ पे किसान की उनके बीच में क्या गुफ्तगू हो रही है, चलो अगर हमें ठंडी लगी तो हम चीनी हम पी लेते हैं, चलो हम चने चबा लेते हैं ताकि हमारी जो सर्दी थोड़ी कम हो जाए। जब किस तरह रहा ना गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सर को थपथपाते कर उसको अपनी गोद में सुला लिया। उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत, ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक ज़रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। उसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इसके मालिक को उस खालिश रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी, जो हुआ कि ठंडे झोंकों को भी नाच चीज समझ रही थी। वो झपड़ कर उठा, छप्पर से बाहर आकर भूखने लगा। हल्को ने उसके कई बार पिचकार कर बुलाया, उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा। एक लम्हे के लिए भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी से इसे बेचैन कर रखा था। अगर यहाँ पे बच्चों आपको पता है कुत्ता कितना वफादार जानवर होता है। अगर कुत्ते को हम थोड़ा सा खाना खिलाते हैं या पानी पिलाते हैं तो लेकिन फिर भी वो अपनी ईमानदारी बिल्कुल नहीं छोड़ता, वो अपने मालिक के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाता है। एक घंटा गुजर गया, सर्दी बढ़ने लगी। हल्को उठो, बैठा, दोनों घंटों की छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया, फिर भी सर्दी कम ना हुई। ऐसा मालूम था कि सारा खून मंजमद हो गया। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। इतनी रात बाकी रही, सितारे अपने निफ्स दौरा में ख़त्म नहीं कर पाए। जब वो ऊपर आ गए तो कहीं सवेरा हो गया। अभी यहाँ पे जब सर्दी के मौसम होता है तो हमें कितनी ठंड लगती है कि हम
ठंडी से बचने के लिए हम कितना स्वेटर, रज़ाई, कंबल का इस्तेमाल करते हैं, मफलर, टोपी वगैरह हम सब पहनते ताकि हम सर्दी से बच सकें। अभी वो खेत के करीब के पास लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब उन्हें गहरी नींद में सो गए, फिर उन्हें ऐसा लगता है कि सर्दी इतनी बढ़ गई, चलो उठो उठो, ऐसा लगता है कि हम सर्दी के मारे हम कड़क, एकदम बर्फ़ की तरह हम कड़क हो जाएंगे। हल्कों के खेत से थोड़ी दूर के पर एक बाग था, पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तों का ढेर लगा था। हल्कों ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरो, उनको जलाकर खूब तापो। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखते देखते तो समझेगा कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे ही नहीं जा रहा है। अभी यहाँ पे हल्को वगैरह ये सब बैठे हैं, जो किसान उसकी बीवी बैठे है, कुत्ता भी बैठा है। तो वो क्या सोच रहे कि अभी हम क्या करें, क्योंकि उनके पास कंबल नहीं है, उन्हें बहुत सर्दी लग रही। तो वो क्या सोच रहे कि चलो हम इस बाग के पत्ते को हम का ढेर जमा करते और उसको जला के हम थोड़ी 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 सी गर्माहट हासिल करेंगे। जैसे जब सर्दी का मौसम होता है तो हम अपनी बिल्डिंग में आग जलाते हैं ताकि हम उससे गर्माहट ले, गर्मा गर्म चने, चाय और स्वेटर, ऐसे गर्म कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसानों के पास, वो गरीब है, उनके पास नहीं है कंबल, ना ही उनके पास स्वेटर है। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जिसका वो इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे उनकी बीवी क्या कह रही है कि हम क्यों जाए। हाँ, हम बोलते हैं ना, हमें ऐसा लगेगा कि कोई जानवर, मतलब अगर हम वहाँ उस बाग की अंधेरी रात में बाग में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई जानवर बैठा है। उसने पास के अरहर से खेत में जाकर पौधे उखाड़े, उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए, बाग की तरफ चला। अभी जबराने ने उसे आ जाते देखा तो पास आया, धूम हिलाने लगा। हल्को ने कहा, अब तू नहीं रहा जाता जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापे, टांटे हो जाएंगे फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। अभी वो क्या कह रहे, चलो, मतलब एक पौधा उठाकर, मतलब उसको जला के सुलगाते हुए गए, जैसे मशाल हम कैसे जलाते ताकि हमें थोड़ी सी रोशनी मिले। फिर उन्होंने पत्तियां बटोरा, फिर बाद में उन्होंने बोला कि चलो थोड़ी सी हम पत्तियों को जलाएंगे, थोड़ी सी गर्माहट हासिल करेंगे, क्योंकि अभी रात बहुत बड़ी है, इतनी जल्दी रात ख़त्म नहीं होने वाली है। जबरा ने कुकू करते हुए अपनी मालिक की राय से इत्तेफाक किया, आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घुटा टूप अंधेरा छाया हुआ था, दरख्तों से शबनम की बूंदें टपटपक रही थी। एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबुआं लिए हुए आया। हल्कों ने कहा, कैसी अच्छी महक जबरा, तुम्हारी नाक में तो खुशबू आ रही। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे छोड़ दो। हल्कों ने आग जमीन में रख दी, पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ टटरे नंगे पाँव गले जाते थे। पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उसकी लौ पर ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उसी हलती हुई रोशनी बाग के आलीशान दरख्त के ऐसे मालूम होते थे। ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन संभालते रहे। तारीकी के इस उस्ताह समंदर में रोशनी की एक नाव की मानंद होती थी। कि उन्होंने क्या किया, जैसे पत्तियों का ढेर जमा किया, तो वो सोच रहे कि थोड़ा से हम आग जला दे ताकि हमें थोड़ी सी गर्माहट हासिल हो। हल्को आग के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई, दोनों पाँव वो फैला दिए, गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरी जी में जो आए कर। सर्दी के से बाया पाए ताकत पे फतेह पाकर वो खुशी को छुपा ना सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंडी नहीं लग रही। जबरा ने कुकू करके कहा, अब क्या ठंडी नहीं लगती, अब पहले तो ये तदबीर नहीं सूझी, इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई, अच्छा आओ उस अलाव को कूद कर पार करे, देखो कौन निकल जाता। अगर जल गए तो बच्चा, मैं तो मैं दुआ द, तो मैं द, द, दवा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने खौफजदा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मनी से कल ना कह देना, अल ना लड़ाई करेगा। वो कहता हुआ उछला, उसके अलाव के ऊपर से सांप निकल गया। पैरों में ज़रा सी लिपट लग गई, पर परवाह ना, कोई बात ना थी। अभी यहाँ पे जब जैसे उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा पत्तियों का ढेर जमा किया, फिर उसमें आग जलाई ताकि वो उन्हें गर्मी हासिल हो। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि अब यहाँ पे ये हल्को क्या कह रहा है कि चाहे कितनी भी सर्दी आ जाए, वो मतलब सर्दी को ललकार रहा है। मैं तेरी पनाह से, मैं तेरी आपस से, मैं तेरी ठंड सर्दी से, मैं सर्दी से को जीत करके रहूँगा, मैं तुझसे हारने वाला नहीं। क्योंकि उनके पास कंबल नहीं था, उनको ऊपर कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना था ना। तो उन्होंने पत्तियों का ढेर जमा किया, उसको जलाया ताकि उन्हें थोड़ी सी गर्माहट हासिल हो। तो वो जबरा से पूछ रहा है, कुत्ते से भी पूछ रहा है कि क्या भाई, तुझे थोड़ी गर्माहट हासिल होगी नहीं। हाँ, तो वो भी कह रहा है, हाँ, वो दुम हिलाते हुए कह रहा, हाँ, अभी तो थोड़ा मुझे फ़ायदा हुआ, थोड़ी तो मुझे गर्माहट मिली, अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ। प्रेमचंद ने अपने नावलों अफसानों में किसानों की मुखबिरी पर बहुत लिखा है। पौष की रात भी हल्को
हल्को महाजन के कर्ज से परेशान है, मगर हजार परेशानियों के बावजूद प्रेमचंद के ज़माने में किसी किसान ने कभी खुदकुशी नहीं की। मगर आजकल हम आए दिन सुनते और पढ़ते रहते कि हमारे मुल्क के किसान बैंक के कर्ज से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल ये उभरता है कि क्या हमारी बैंकों का निज़ाम माजनी सूद के निज़ाम से ज़्यादा शफाफ है? अभी यहाँ पे जो प्रेमचंद मुसन्नी पे मतलब अपने नावल अफसाने उन्होंने किसान की ज़िंदगी के बारे में बयान किया कि किसान किस कदर मेहनत मुशक्क़त से अनाज उगाता है, अपनी फसल की देखभाल करता है। लेकिन पहले जैसे प्रेमचंद के ज़माने में आज तक मतलब ऐसी कोई खबर नहीं आई थी किसी किसान ने खुदकुशी की। मतलब आजकल के पहले के किसानों को मतलब पहले क्या कर्ज लेना पड़ता था उन्हें बोने के लिए, फसल बोने के लिए। लेकिन आजकल जो हम 2024 में जी रहे हैं, हम 2024 में जी रहे हैं, आजकल हर खबरों में आजकल सुनने में आता है कि अगर किसान कर्ज भी लेता है तो वो बैंक का मतलब कर्ज अदा ना करने के कारण मतलब वो काफ़ी जहनी तनाव का शिकार हो जाता है, काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन में चले जाता है। फिर उसे खुदकुशी मतलब खुदकुशी कर लेता था, अपनी ज़िंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर लेता है। तो इस तरह मतलब उन्होंने किसान की ज़िंदगी के बारे में बताया, किसान किस तरह से मेहनत मुशक्क़त से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। घूमकर उसके पास आकर खड़ा हुआ। हल्को ने कहा, चलो चलो, इसकी नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा, अलाव के पास आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे भी, फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे भी अभी कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा आग जलती हुई उठी। एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर ली थी। हल्को ने फिर चादर ओढ़ ली, गरम राख के पास बैठा तो एक गीत गुनगुनाने लगी। इसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, फिर जू जू सर्दी बढ़ती जाए, इसे सस्ती दबा लेती। रफ्ता जबरन जोर से भूख कर खेत की तरफ भागा। हल्को को ऐसा मालूम होता कि जानवरों का एक बॉल इसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का था। इसके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम होता था कि खेत में चल रही है। इसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोची डालेगा, मुझे वहम हो रहा है। अब तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मुझे भी कैसा धोखा होगा। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा जबरा। भोंकता रहा, उसके पास ना आया। अभी यहाँ पे जैसे वो पत्तियाँ जलाए थे, मतलब पत्तियों को जला के वो थोड़ी गर्माहट हासिल कर रहे थे। फिर बाद में उसने जो हल्को था वो उसने अपने जबरा, उसके कुत्ते का नाम है, कुत्ते को ही पूछा, तुझे अभी गर्माहट मिली? मतलब दुम हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे गर्माहट मिली, लेकिन सारी पत्तियाँ मतलब जल चुकी थी। जल के सारी पत्तियाँ जल जाएगी तो राख बन जाएगी। मतलब कि जैसे जब वो राख बनने के बाद सारी आग खत्म हो जाती है तो मतलब अभी अरे अब कैसे हम आग जलाए? अब तो सारी पत्तियाँ जल के राख हो चुकी है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे उन्हें ऐसा लगा कि किसी जानवर की आवाज़ हो रही है, क्योंकि अगर हम अंधेरी रात में हम बैठेंगे तो हमारे खेत या बगीचे में हमें किसी ना किसी जानवर की आवाज़ आती। तो वो मतलब हल्को को क्या लग रहा है, हो सकता है ये नील गायों का ग्रोह हो सकता है उनकी कूदने और दौड़ने की आवाज़ें मुझे साफ आ रही है। लेकिन वो यहाँ पे हल्को ने क्या सोचा, हो सकता है ये मेरा वहम हो, मुझे सिर्फ ऐसे ही यूं ही लग रहा है। मतलब ज़ोर ज़ोर से मतलब जो चिल्लाने लगा, मतलब वो जोर से भी डर लग रहा था। जबरा जबरा, वो अपने कुत्ते को पुकारने लगा। फिर जबरा भोंकता रहा, मतलब वो जोर जोर से भोंकने लगा, लेकिन उसके पास नहीं गया, हल्को के पास नहीं गया। जानवरों के चलने की आवाज़ चर 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 सुनाई देने लगी। हल्को अब अपने को फरेब ना दे सकेगा, मगर उसे उसे उसी वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम हुआ था। कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा था। जानवरों के चलने की आवाज़ पर सुनाई दी, लेकिन हल्को अपने अपने को फरेब ना दे सकेगा, मगर उसे उसी वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा था। उसे जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उसका उनका पीछा करना, उसे पहाड़ मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से ना हिला, बैठे बैठे जानवर को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हल्लो 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 हो। मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर उनका सत्यानाश किए कर डालते हैं। हल्को पुकारा हल्को पुका हल्को पुकारा करके उठा। दो तीन कदम चला, फिर यकायक हुआ कि एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंकों सा डंकों सा डंक सा झोंका लगा के वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। राख को कुरेद कुरेद अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता। नील गाय खेत को सफाया क्या डालती थी। हल्को गरम राख के पास खामोश बैठा था। अफसरदगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह पटल लिया था। उस राख के पास ज़मीन पर चादर ओढ़ कर सो गया था। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो देखा कि चारों तरफ धूप फैल गई है। मनी खड़ी रह रही थी। तुम आकर कहाँ मर गए? उधर सारा खेत चौपट हो गया है।
हल्कों ने उठकर कहा, खेत तो क्या खेत तो क्या खेत से होकर आ रही है, खेत से होकर ही आ रही है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों की यहाँ पे जैसे हल्को जो है, हल्को जो है, मतलब वो रात में मतलब जैसे वो जानवर की आवाज़ सुनते हैं, मतलब आग जलाते रहते, पत्तियों को जलाए रहते हैं, और फिर उन्हें थोड़ी गर्माहट जो उन पत्तियों से मिलती है, जो पत्तियाँ जल कर पूरी राख हो जाती है, फिर हल्कों को क्या लगता है कोई जानवर आ रहा है, फिर मतलब खेत में कौन आ जाता है, नील गाय। बहुत सारी गायें जो गाय रहती है, अगर फसली अगर उन्हें हरी भरी फसल देखते हैं तो वो मतलब उसे खाने के लिए आ जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि हम खा लेंगे। मतलब हमारा अगर कोई जानवर हमारे खेत में घुस गया तो हमारे खेत का पूरा सत्यानाश, पूरा खा पी के बराबर कर देगा। तो यहाँ पे मैं लेकिन जो है हल्को अपनी जान बचाने के लिए नहीं जा रहा, वो सोचा कि अगर मैं इतनी ठंडी में जाऊँगा हो सकता है मुझे नुकसान ना पहुँचे। अभी यहाँ पे जो उसका कुत्ता है वो खूब चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, लेकिन क्या होता है वो मतलब वो अपने खेत को नहीं बचा सकते। फिर जैसे सुबह होती है, दिन का आगाज़ होता है, तो वो अपनी बीवी से कहता है, हो क्या तुम खेती से आ रही हो? मनी बोली, हाँ सारे खेत को सत्यानाश हो गया, भला ऐसा भी कोई सोता है, तुम्हारे यहाँ मंडियाले डालने से क्या फ़ायदा। मतलब वहाँ पे जो था हल्को सो गया था, हल्को ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। मतलब यहाँ पे हल्को बोला कि मुझे अपने मरते मरते बचा, मुझे यहाँ पे अपनी जान की पड़ी हुई, तुझे अपने खेत की पड़ी हुई है। पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं जान मतलब उसके पेट में दर्द होने लगा, उठने के नाकाबिल हो गया था। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए, देखा खेत पे एक पौधे का नाम नहीं है, खेत में एक पौधे का नाम नहीं, जबरा मंडिया के नीचे छत पड़ा है, गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे हैं, मनी के चेहरे पर उदासी हुई थी। सिर्फ फिक्र लोगों का अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी, मैं इस खेत का लगान ना दूंगी, कह देती हूँ कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। मतलब वो मतलब क्या करते, उसकी खेत को कौन खा लेते, बुरी नील गाय जो जानवर रहते हैं, पूरा खा पी के सफा कर देते हैं। जब सुबह वो जाते हैं तो देखते कि पूरा खेत क्या हो गया है, साफ हो गया है। मतलब जितनी भी फसल तैयार थी जानवर ने क्या करते, पूरा खा पी के ख़त्म कर देते। पूरा एक बोलते हैं ना, एक खुला मैदान बन जाता है, ऐसा लगता ही नहीं खेत है। अभी किसान की बीवी से चिल्ला रही थी कि अब हम करेंगे क्या, हम खेती कमाने के लिए करते कि मरने के लिए करते, हम कैसे अब इसका लगा, हम कैसे कर्ज देंगे, कैसे अदा देंगे। मतलब काफ़ी परेशान हो जाता है। अभी हल्को बोले कि मैं क्या करूँ, मैं मरते मरते बचा, मुझसे मैं अपनी जान बचाता कि खेत को बचाता। कि नहीं, सही बात है, बच्चों को अपने जान ही बचानी है। अगर जान रहेगी तो हम बहुत सारे वापस से फसल उगा लेंगे, लेकिन अगर हमारी जान नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जबरा अब तक सोया हुआ था, इतना तो कभी ना सोता, आज जाकर शहना से कह दे खेत जानवर चर गए, अब एक पैसा ना देंगे। रात बड़ी गजब की सर्दी थी, मैं तो क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो, तू गाली खाने की बात कह रही शहना, इन बातों से क्या मतलब, तुम्हारा खेत चाहे जानवर से तुमने खाया, चाहे आग लग जाए, चाहे औले पड़ जाए, तो अपने माल गुलजारी चाहिए, तो छोड़ दो खेती। अब मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्को ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी मैं तो मेरे भी यहाँ यही आता है, खेती बाड़ी छोड़ दो मनी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल आता है तो जी घबराता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी ना करूँगा क्या, चाहे कितनी ही दरगत हो जाए, खेती का काम ना बिगाड़ूंगा। अभी यहाँ पे जो जहाँ पे जो किसान है उसकी बीवी मतलब दोनों ही परेशान हो गए कि हम कैसे अभी कर्ज अदा करेंगे। मतलब यहाँ पे जबरा जो कुत्ता इतना देर तक सोया, आज तक कभी ना सोया, मतलब अभी तक वो दिन में भी सो रहा है। मतलब वो कह रहा है कि जिससे हम कर्जा लिए, शहनाज से कर्जा लिए, उसको तो कुछ हमारी परेशानी से कोई लेना ही देना नहीं। वो कहेगा चाहे तुम्हारा खेत जानवर खाए, चाहे वो आग लग जाए, मुझे सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है। अब यहाँ पे उसकी बीवी यही कह रही है, हमें खेती बाड़ी छोड़ कर देना चाहिए, हमें मजदूरी करना चाहिए। मतलब यहाँ पे किसान का बेटा मतलब मैं मजदूरी करूँ, चाहे कितना भी मेरे खेती बाड़ी का नुकसान हो, मैं खेती का काम नहीं बिगाड़ूंगा, मतलब ये कह रहा है। तो यहाँ पे के सबक से हमें यही सीख मिलती, किसान जो रहता है, जैसे आजकल के जो हमारे जो किसान हैं, जैसे बच्चों अगर आप गांव जाते होंगे तो देखो गांव में जो किसान बहुत ही मेहनत मुशक्क़त से अपनी फसल उगाता है और खेती बाड़ी की हिफाजत करता है। तो हमें इनकी मतलब हमारी जो सरकार को मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हमें उनकी मदद करे। चाहे ना लगान वसूल करने वाला, खड़गिया देना, झुटकारना, डांटना, गर्दन बचना, मुसीबत टलना, भनवे ढीली पड़ना, गुस्सा ख़त्म होना, पिछुआ मगर तुमसे चलने वाली हवा, कलेजा निकाल कर देना, अपनी बहुत सारी प्यारी चीज़ किसी को मजबूरन देना, ओक गन्ना, प्याल घास फूस कर बिस्तर, कलेजा कांपना, कपकपी छूटना, टाटे हो जाना जिसमें थोड़ी ताकत आना, बेपाया बहुत ज़्यादा, जहर मालूम होना, बुरा लगना, नागवार होना, पहाड़ मालूम होना, बहुत मुश्किल महसूस होना, मंडिया झूठा मंडंडा किनारे, दरगत बड़ी बुरी हालत, गाड़ी की चादर, मोटे कपड़े की चादर।
تو مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.